बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीक में हमने ये बड़ी डिटेल से नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। हमने नॉर्मल्स देखा था कि ग्रुप्स जो है उनके नॉर्मल सब ग्रुप को कैसे निकाला जाता है। कि अगर तो हमने तीन जो थी वो बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि अगर हमारे पास ग्रुप जो है वो अबिलियन होगा तो उसका हर सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है। और दूसरा हमने ये देखा था कि अगर ग्रुप नॉन अबिलियन है तो फिर हम उसका इंडेक्स देखेंगे। अगर उसका इंडेक्स 2 होगा तो फिर हम कहेंगे कि वो सब ग्रुप नॉर्मल है। तो अगर उसका इंडेक्स 2 नहीं है तो उस केस में हम थर्ड चीज़ देखेंगे कि अगर तो उस ग्रुप का अगर जो है अगर वो सब ग्रुप जो है वो ग्रुप के सेंटर के इक्वल है तो अगेन वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और अगर इन तीनों ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपको उस सब ग्रुप का नॉर्मलाइज़र निकालना होगा या फिर वो वाले एलिमेंट निकालने होंगे जो कि एच के साथ कम्यूट करते हैं। मतलब वो वाले एलिमेंट जिनके लिए लेफ़्ट और राइट कोसेट्स इक्वल हैं, वो आपने देखने होंगे। तो उसको हम नॉर्मलाइज़र कहते हैं उस सब ग्रुप का। तो अगर वो नॉर्मलाइज़र जो है वो सारे के सारे जी के इक्वल होगा तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अदरवाइज़ वो फिर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन नॉर्मल सब ग्रुप का जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसकी मदद से नए ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन इन ग्रुप को हम कोशेंट ग्रुप कहते हैं। तो आज जो का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि कोशेंट ग्रुप जो है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है और कोशेंट ग्रुप में एलिमेंट किस तरह के होते हैं और उसका ऑर्डर क्या होता है और कोशेंट ग्रुप के एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। इन दी एंड कुछ एक्सरसाइजेज होंगी आपके लिए जो आपने करनी। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉर्मेलिटी कंडीशन ऑन अ सब ग्रुप लाइज इन द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ क्वोशिएंट ग्रुप फ्रॉम द लेफ्ट कोसेट्स। ठीक है, तो मेन इम्पोर्टेंस जो है नॉर्मल नॉर्मेलिटी कंडीशन की वो क्या है किसी भी सब ग्रुप में, इसकी मदद से हम न्यू ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो न्यू ग्रुप है इसको हम क्वोशिएंट ग्रुप कहते हैं। अब देखिए किसी भी ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक तो उसमें सेट और दूसरा जो है वो एक ऑपरेशन। तो ये जो क्वोशिएंट ग्रुप है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट एंड सिमिलरली राइट कोसेट, क्योंकि नॉर्मलिटी कंडीशन की वजह से लेफ्ट और राइट कोसेट्स इक्वल। और हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे इन पर और प्रूफ करेंगे कि ये ग्रुप। तो ये प्रोपोजिशन जो है इसमें ये प्रूफ किया गया है कि सपोज n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। तो द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट ऑफ n इन G इज अ ग्रुप डिनोटेड बाय G ओवर n। तो जो हमारे पास सेट है G ओवर n, this consists of all the left coset of n in G. N must be a normal subgroup and G over n is the set of all left cosets। ठीक है, लेफ्ट और राइट कोसेट क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया वो इस तरीके से कि the coset left coset xn is multiplied by the coset yn is equal to xy into n। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है। तो हमारे पास सेट भी है ऑपरेशन भी है। तो हमने प्रूव करना है कि दिस सेट G ओवर n इज अ ग्रुप अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना होगा कि G ओवर n जो है वो ग्रुप की 4 एक्सियम जो है उनको सेटिस्फाई करता है अंडर दिस ऑपरेशन। वो एक्सियम क्या है कि G ओवर n मस्ट बी क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। और इसी तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, इसी तरीके से इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए और हर एलिमेंट का इन्वर्स भी होना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं कि G ओवर n जो है is a group contain the implicit assertion that the operation is well defined। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है, जब हम कहते हैं कि ये ग्रुप है, इट मीन जब हम ये क्लेम करेंगे तो मीन कि ये जो ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये ऑपरेशन जो है वो वेल डिफाइंड क्यों है। तो देखिए कि असल में हम इसको वेल डिफाइंड जब प्रूव करना करें तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास x कोई एलिमेंट है, x और y कोई g के एलिमेंट है, तो अगर xn
अगर हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन की सेंस में, क्योंकि हर कोसेट एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करता है, तो असल में हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर x जो है is related to some element u and y is related to some element v, तो हम असल में प्रूव कर रहे हैं कि x y is related to u v। ठीक, तो इन 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 द सेंस ऑफ द कोसेट हम असल में ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर xn जो है, द लेफ्ट कोसेट xn इज इक्वल टू un और yn जो है वो इक्वल हो un के, तो हमने प्रूव करना है कि एक्स वाई एन इज इक्वल टू यू वी एन। ठीक है, अब इसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, जैसे जब हम कहते हैं एक्स एन इज इक्वल टू यू एन, तो इट मीन कि यू इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू एन। अगर वाई एन इज इक्वल टू वी एन, इट मीन कि हम प्रूव कर रहे हैं कि वी इनवर्स वाई बिलोंग्स टू एन। सिमिलरली जब हम ये प्रूव करेंगे कि एक्स वाई इज इक्वल टू यू वी एन, तो असल में हमने क्या प्रूव करना है कि यू वी होल इनवर्स इनटू एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एन। ठीक, तो ये इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा जो ऑपरेशन है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि हम ये असल में कह रहे हैं कि जब भी इन दो कोसेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही कोसेट आ रहा है। ठीक है, तो हम असल में क्या कह रहे हैं कि दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई, ये यूनिक वे है इसको लिखने का, कोई और वे नहीं है कि एक्स वाई एक्स एन इंटू वाई एन मस्ट बी इक्वल टू एक्स वाई एन, तो कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना होगा कि अगर हमारे पास कोसेट एक्स एन यू एन के इक्वल है, वाई एन वी एन के इक्वल है, तो देन दिस कोसेट एक्स वाई एन मस्ट बी इक्वल टू यू वी एन। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रूव करेंगे कि यू वी होल इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू। नाउ यू वी होल इनवर्स जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी इनवर्स यू इनवर्स एक्स वाई। अब यू इनवर्स एक्स वाई जो है, दिस is an element of n, u inverse x belongs to n, because ये हमने ये पढ़ा है कि xn जो है वो इक्वल टू un है, तो यहाँ से हम ये ड्राइव कर सकते हैं कि u इनवर्स x बिलोंग्स टू n। तो इसका नाम हमने n रख दिया, ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो v इनवर्स अब v इनवर्स y इंटू वाई इनवर्स, यहाँ पर हमने y और y इनवर्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो क्योंकि ये n नॉर्मल सब ग्रुप है, तो y इनवर्स एन वाई इज एन एलिमेंट इन n। ठीक, अगेन बिकॉज ये इसी कंडीशन से, बिकॉज के ये हमारे पास इक्वल है, तो इस वजह से ये जो है हमारे पास ये एलिमेंट जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये जो एलिमेंट है ये भी n में होगा। इसी तरीके से v इनवर्स y जो है, दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ n। अगेन ये इसी कंडीशन को यूज करते हुए हमने कहा हुआ है कि v इनवर्स y बिलोंग्स टू n बिकॉज yn और bn इक्वल है। तो अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं और क्योंकि ये सब ग्रुप है, तो इट मीन कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी n में होगा। तो यहाँ से भी हम कहेंगे कि ये वाला एलिमेंट जो है वो n में है। तो इट मीन कि अगर u v इनवर्स एक्स वाई बिलोंग्स टू n, तो इट मीन कि ये जो हमारा ऑपरेशन है ये वेल डिफाइंड है। तो जैसे ही ये वेल डिफाइन हुआ, तो इसके बाद बाकी कंडीशन बहुत आसान है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है क्योंकि n सब ग्रुप है। द आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसमें, वो कौन सा एलिमेंट होगा जो कि सारे ही एलिमेंट को फिक्स करे, तो वो 1n इज इक्वल टू n, यही एलिमेंट होगा। क्योंकि आप देखें कि ये आपके पास ऑपरेशन है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा कोसेट है जो, तो अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये वही कोसेट जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो इट मीन के हमारे पास जो क्वोशंट ग्रुप है g ओवर n, उसमें आइडेंटिटी जो है ये फैक्टर n होगा। इसी तरीके से अगर हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, एक्स एन जो कोसेट है इसका इन्वर्स क्या होगा? यहाँ पे y की जगह आप एक्स इन्वर्स रिप्लेस कर दें, क्योंकि x और y जो है वो ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर एक्स एन कोई लेफ्ट कोसेट है, तो उसका इन्वर्स क्या होगा? एक्स इन्वर्स इंटू एन। यहाँ पर यही हमने लिखा हुआ है कि कोई भी कोसेट जी एन हो तो उसका इन्वर्स जी इन्वर्स एन होगा। तो देखिए बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रिवियल है। तो जी ओवर एन जो है वो एक ग्रुप है और ये इसको हम कहेंगे क्वोशंट ग्रुप।
अब ये ग्रुप कैसे हम कंप्यूट करते हैं, तो फर्स्ट एग्जांपल जो है वो हम अगेन हम हमेशा स्टार्ट करते हैं ग्रुप ऑफ इंटीजर से। अब ये ग्रुप जो है वो जी हमें पता है साइक्लिक है, अबिलियन है, तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल है, तो इसका कोई एक सब ग्रुप कंसीडर करें, से एन जी इसका एक सब ग्रुप है। तो एन जी असल में क्या है, एन जी कंसिस्ट ऑफ ऑल द मल्टीपल ऑफ एन। अगर हम यहाँ पे एन की जगह 2z लिखें तो इट मीन के ये 2z क्या है, सारे के सारे इवन नंबर, ठीक है। अगर हम 3z लिखें तो इट मीन के सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इन जनरल एन जी जो है इज द सेट ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ एन, तो ये इसका सब ग्रुप है, और हर सब ग्रुप नॉर्मल होगा, जिसका मतलब हम जी ओवर एन जी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो जी ओवर एन जी जो है इसमें फिर क्या होंगे, इसमें सारे के, क्योंकि क्वोशंट ग्रुप में क्या है, सारे के सारे लेफ्ट कोसेट्स, तो इसमें फिर क्या होंगे, सारे के सारे कोसेट्स x plus n। The integer in the given coset are precisely the integer in the congruence classes of x modulo n। तो इसमें जो एलिमेंट है वो असल में वो सारे, since z is वो congruency classes है, since z is a group under addition, the operation in the quotient group is also denoted as addition, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा कि दो एलिमेंट, दो कोसेट्स को हम जो है वो ऑपरेट करेंगे अंडर एडिशन, क्योंकि जी में ग्रुप अंडर एडिशन है, तो यहाँ पर भी अंडर एडिशन ही होगा, तो ये ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइन होगा। तो x plus nz plus y plus nz is equal to x plus y plus nz। तो ये वेल डिफाइन है, तो इसमें इसको इसको उसी तरीके से हम कैसे कहते हैं कि अगर x if u is congruent to x mod n and v is congruent to y mod n, then x plus y is also congruent to u plus v mod n। तो यहाँ पर जब आप डिस्टिंक्ट कोसेट्स निकालेंगे तो x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, तो z से आप ये एलिमेंट ले रहे हैं, फिर x की वैल्यू 1 पुट करें, एक और कोसेट आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये आप कंटिन्यू करें तो आपके पास ये टोटल n कोसेट्स आ जाए। इसके बाद अब देखें, अगर नेक्स्ट एलिमेंट से कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, n प्लस एन भी, तो ये वही एलिमेंट जो है ये वाला कोसेट रिपीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप n प्लस वन करेंगे तो ये कोसेट रिपीट हो जाएगा। तो जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स है इसमें ये टोटल n कोसेट्स होंगे, और हमेशा जो है वो z ओवर n z जो है उसमें n ही एलिमेंट होंगे। और ये जाहिर है ये जो क्वेश्चन ग्रुप है ये भी साइक्लिक ग्रुप होगा, इसे हम 1 प्लस एन जी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक ग्रुप। तो ये जो क्वेश्चन ग्रुप है z ओवर एन जी, दिस इज द क्वेश्चन ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ z इन एन जी। और ये जो है ये असल में कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस ही है। तो जब हम ये कहते हैं 1 0 plus nz, तो इट मीन सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod n, ठीक है। तो 1 plus nz का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ठीक है। इसी तरीके से 2 plus nz का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod n। तो ये असल में वही कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 0 plus nz इज अ कॉन्ग्रुएंसी क्लास 0 बार, ये क्या है, ये 1 बार है, एंड सो ऑन, दिस इज n माइनस 1 बार। तो ये एक्चुअली वही ग्रुप है जो हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि z ओवर एन जी इज इन फैक्ट द ग्रुप zn, जो हम बार बार कर चुके हैं। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस, ठीक है। तो z ओवर एन जी इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस। तो ये इस एग्जांपल में फर्दर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ये ग्रुप z6 है, ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस, इसमें कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। अब इसका हमें एक सब ग्रुप ले, सब ग्रुप जनरेटेड बाय 3, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। तो 3 की मदद से 2 एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, एक 0 और एक 3, ठीक है। 3 को 3 में ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है, एंड 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो इसमें नॉर्मल है, तो नॉर्मल सब ग्रुप है तो इट मीन कि आप फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप जो है वो बना सकते हैं, और उस क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट कोसेट विच इज द इंडेक्स, ठीक है। तो उसको, तो फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, द ऑर्डर the order of the group Z6 divided by the order of the subgroup
जनरेटेड बाय 3, तो ये इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 3। तो हमें पता चल गया कि फैक्टर ग्रुप में 3 एलिमेंट है, और वो प्रिसाइजली कौन से हैं वो हम देख लेंगे। कि तो जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं वो इसके जो है वो एलिमेंट होंगे। तो इस सेट में एलिमेंट के ऑल लेफ्ट कोसेट, तो अगर हम सारे के सारे लिखें तो 0 बार प्लस दिस, तो ये आपने सारे के सारे कोसेट लिख दिए। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो 0 है और ये 3, ये 0 और 3 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो इट मीन के इन दोनों से सेम ही एलिमेंट जो है वो जो है वो जनरेट होगा। इसी तरीके से 1 + 3 और 4 + 3 जो है वो एक ही एलिमेंट को जनरेट करेंगे। तो अब देखें कि यहाँ पर अगर आप 1 ऐड करें तो क्या होगा, 1 and 4। इसी तरीके से अगर 4 ऐड करें तो ये आ जाएगा 4 + 7, और 7 किसके इक्वल, अगेन 1 के, ठीक है। तो असल में दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। तो ये 4 जो है दिस इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। इन दोनों से सेम कोसेट आएगा। इसी तरह से 2 + 3 और 5 + 3 से भी सेम कोसेट आएगा, बिकॉज 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 अंडर मॉडुलो 3, ठीक है। तो दो कोसेट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर वो एक ही क्लास में हो। इट मीन के इसमें जो डिस्टिंक्ट कोसेट है वो 3 है, और इनको ये असल में वही कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस है, 0 बार, 1 बार, 2 बार। तो असल में जब आप इस एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो इट मीन के आप एलिमेंट निकाल रहे हैं 1 का इन Z3, ठीक है। बिकॉज दिस 1 जो है वो जो है 1 + 3 जो है वो यहाँ पर है। तो असल में आप इस क्लास का ऑर्डर निकाल रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा Z3 में, इसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर इसमें क्या होगा, जो 1 का ऑर्डर Z3, इट मीन के द ऑर्डर ऑफ 1 बार प्लस 3 इज, सिमिलरली जो ये जो है एलिमेंट इसका ऑर्डर भी 3 है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं डायहेड्रल ग्रुप की। पहले जो है हमने अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल ली थी, अब ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। तो जो डायहेड्रल ग्रुप है उसकी जो ये प्रेजेंटेशन है, दिस इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट, वन हैज ऑर्डर 4, द अदर हैज ऑर्डर 2, और ये हमारे पास कुछ कंडीशन है। हमने एक सब ग्रुप लिया जो कि a² से जनरेट हो रहा है। तो a² से जनरेट होने वाला जो सब ग्रुप है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 ही एलिमेंट होंगे। एक a² होगा, और a² को a² से मल्टीप्लाई करें तो a4 आ जाएगा, और वो a4 1 के इक्वल है। तो सब n जो है उसमें कितने एलिमेंट है, एक 1 है और एक a² है। अब ये क्योंकि सेंटर है इस ग्रुप का, इस वजह से ये नॉर्मल सब ग्रुप है। हमने कहा हुआ है कि सेंटर किसी भी ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये मैंने एक्सरसाइज दी थी आपको कि आप इसका सेंटर फाइंड आउट करें। तो इस ग्रुप का जो सेंटर है वो 1 और a² है। तो दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, दिस मे बी सीन इन अ वैरायटी ऑफ वे। अब हम इसकी मदद से जो है वो कोसेट्स सारे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले आप ये कोसेट, अब इस सेट में जो एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट है। तो आप, और हमें ये पता है कि G का ऑर्डर 8 है और N का ऑर्डर 2 है। तो हमारे पास डिस्टिंक्ट कोसेट कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ N। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 4। तो डिस्टिंक्ट कोसेट हमारे पास 4 है, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आपके पास यहाँ पर एलिमेंट 1 है, उसको N से मल्टीप्लाई करें, N ही आ जाए, ठीक है। और उसके बाद एक और कोसेट जो है वो B से मल्टीप्लाई करें, ये एक और कोसेट आ गया। फिर A से मल्टीप्लाई करें, एक और कोसेट आ गया। BA से मल्टीप्लाई करें तो ये आप देखें यही डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे। तो आप तो इसके अलावा बाकी एलिमेंट से अगर कोसेट निकाल लेंगे तो वो इन्हीं में से ही कोई कोसेट आएगा, क्योंकि हमें ये पता है, हमने शुरू में ये कहा था कि कोसेट की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोसेट जो है ये ग्रुप की पार्टीशन करते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कोसेट्स जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, ग्रुप की पार्टीशन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी कोसेट में वो इक्वल होते हैं। अगर इसमें एलिमेंट 2 है तो हर दो कोसेट जो है उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे। अब देखें ये आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट आ रहे हैं, कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। पार्टीशन का मतलब इन कोसेट की यूनियन करें तो जी आ जाए, और इनमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन सबकी इंटरसेक्शन पेयर वाइज एम्प्टी है। तो और आप बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं कि मैं
वन एन के ये लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल है, इसी तरीके से बी एन इज इक्वल टू एन बी, ए एन इज इक्वल टू एन ए बी एन। तो इसका मतलब एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। वैसे भी हमें डायरेक्टली पता है क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब हम इसकी मदद से जो क्वोशंट ग्रुप जो है उसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब G ओवर N जो है उसमें अब कितने एलिमेंट है हमारे पास? 4। और वो एलिमेंट कौन से हैं? दी ऑल डिस्टिंक्ट कोसेट। तो ये हमारे पास एलिमेंट N, Bn, An एंड Bn। तो हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल से प्रूव करेंगे कि ये वाकई ग्रुप बनाते हैं। तो आप n जो है उसका नाम e रख दें, an का नाम a रख दें, bn का नाम b रख दें, c का नाम abn रख दें, और एक टेबल जो है जो मिचालिस टेबल को कंस्ट्रक्ट करें। तो उसमें क्या होता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ए बी यहाँ पर किसके इक्वल होगा? ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ये इसके इक्वल है, दिस इज ए बी एन एंड दिस इज सी। इसी तरह ए सी किसके इक्वल है? वो बी के इक्वल है। इस तरीके से ये एक टेबल बनेगा। तो इस टेबल में हमें पता चल जाएगा कि ये ई जो है, देखें ये वाली रो और ये कॉलम फिक्स रह रहा है। इट मीन कि ई आइडेंटिटी है और ई क्या था? ई इज एन। तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो फैक्टर एन है, जी डिवाइडेड बाई एन, ये सब ग्रुप जो एन नॉर्मल सब ग्रुप है, ये फैक्टर ग्रुप जी ओवर एन में की आइडेंटिटी होगा। और इसी तरह से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई का मतलब ए का ऑर्डर 2 है, ए का इनवर्स ए ही है, बी का इनवर्स बी ही है, क्योंकि बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो ई आ रहा है, सी का इनवर्स ई ही है। तो इट मीन कि ये सारी की सारी कंडीशन जो है वो प्रूफ हो रही है। तो ये क्वोशंट ग्रुप जो है वो हमारे पास बन जाएगा, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द कोसेट्स। ये इसको एक और वे है इसी को देखने का कि अब ये डायहेड्रल ग्रुप का हमने एक टेबल बनाया है। अब देखें कि ये आपके पास जी का एक टेबल है। अब इसी को लिखने का एक और तरीका क्या है कि आप पहले जी का टेबल बनाएं, डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 का। अब इसको रीअरेंज करें इसके एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ कोसेट। तो कोसेट पहला जो था वो हमारे पास था 1 और ए स्क्वायर, इसको अरेंज कर लें। दूसरा कोसेट जो था वो ये है, इसको अरेंज कर लें। तो ये जो नया हमारे पास टेबल है वो इस तरह से आ जाएगा। दिस इज and first coset, this is the second coset, third coset and four cosets। ठीक है, इसको हमने E कहा हुआ है, ये A है, ये B है, ये C है। तो आप देखें कि ये जो बॉक्स है ये असल में ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये वही चीज हमें हमें मिल रही है, ये E ही है, E के ही एलिमेंट है। E के एलिमेंट क्या है? 1 और a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखें वही एलिमेंट है। ठीक है, तो 1 a स्क्वायर असल में A ही है, ए को ए से मल्टीप्लाई करें वही एलिमेंट आ रहा है। तो ये जो बॉक्स है ये हमेशा वही एलिमेंट आएंगे जो कि हमारे पास जो है वो हमारे कोसेट्स के एलिमेंट है। ठीक है, तो इसी टेबल को लिखने का एक और वे है कि आपने पहले इसको रीअरेंज किया और यहाँ से ये हमने इसे बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आप कोई और सब ग्रुप भी डायहेड्रल ग्रुप का ले सकते हैं। अब देखें इसमें एक सब ग्रुप है ऑर्डर 4 का, वो भी इसमें नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे कि ऑर्डर 4 के हमने निकाले हुए हैं कि D4 के जो ऑर्डर 4 के एलिमेंट है वो 1a a स्क्वायर a क्यूब, ये साइक्लिक ग्रुप है इसका, और ये इसका नॉन साइक्लिक ग्रुप है। दोनों इसके सब ग्रुप हैं D4 के, तो दोनों का ऑर्डर 4 है, इसलिए दोनों ही नॉर्मल होंगे क्योंकि इनका इंडेक्स 2 है। तो अगर जैसे ही नॉर्मल होंगे तो इनकी मदद से हम क्वोशंट ग्रुप बना लेंगे। लेकिन दोनों जो क्वोशंट ग्रुप है उनका ऑर्डर क्या होगा? वो 2 ही होगा, क्योंकि ये इसका इंडेक्स 2 है। तो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? 2। और 2 जो है वो जाहिर है प्राइम नंबर है, तो क्वोशंट ग्रुप जो है वो भी उसका भी ऑर्डर 2 होगा और वो साइक्लिक ही होगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो तो आप उसकी मदद से क्वोशंट ग्रुप जो है वो बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे? वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो है लेफ्ट और राइट की मदद से बनाएंगे। अब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, अगर कोसेट G ओवर H आपके पास, देखिए मैंने अभी कहा कि क्वोशंट सेट में क्या होगा? सारे के सारे लेफ्ट और राइट कोसेट्स। तो इसका एलिमेंट एक अगर असल में एक कोसेट है तो इसका ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होगा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर
सच दैट एक्स एच रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एच, क्योंकि इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, एच। बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो कि एलिमेंट की हम लेते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच दैट एलिमेंट reduces to the identity element। तो यही वही डेफिनेशन है, लेकिन इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा कि x रेज टू पावर n h इज इक्वल टू h। तो और वो किस वक्त होल्ड होगा, जब xn बिलोंग्स टू h हो। ठीक है, तो क्वोशंट ग्रुप में अगर किसी एलिमेंट का आपने ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप असल में इसी एलिमेंट को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू h वही उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि g हमारे पास गिवन होगा और हम h भी गिवन है तो हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक ये Z3 क्रॉस Z6 जो है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट है Z3 और Z6 की। इसमें एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर है। इसका ऑर्डर क्या होगा, 18, 6 मल्टीप्लाई बाई, दिस इज अ सब ग्रुप जनरेटेड बाई 1 1। तो इसमें एलिमेंट क्या होंगे, इसका मल्टीपल 1 1 2 2 3 3 3, क्योंकि 0 है यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 4 2 5 एक मिसिंग है 3, ये 0 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास सब ग्रुप आ जाएगा। तो इसका जब क्वेश्चन ग्रुप निकालेंगे तो उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें पता चल गया कि वो 3 है। अब उनमें से एक एलिमेंट जो है वो ये खुद ही है सब ग्रुप, एक ये एलिमेंट है और एक ये एलिमेंट, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो अब आप अगर इस एलिमेंट जो है 2 1 का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो आप असल में इस 2 1 को 2 1 से मल्टीप्लाई ऐड करें। तो अब देखें 2 1 को 2 1 में ऐड करें तो क्या आएगा, 4 2, और 4 2 किसके इक्वल है, 1 2 के। तो 1 2 इस सेट में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको एक दफा फिर ऐड करेंगे तो 2 1 को जब आपको अब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 6 0। 6 किसके इक्वल है, 0 के। और 3 किसके, 3 जो है Z6 में 3 है, तो ये एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा 0 3, तो 0 3 इसमें है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, वो 3 है, तो इट मीन कि इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 3 है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, आप 2 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने तो दिस विल बी इक्वल टू 0 3, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 2 कि आप इस 2 1 को उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करें सच दैट कि आपके पास रिजल्टिंग एलिमेंट जो है वो इस ग्रुप में आ जाए, और वो कौन सा होगा, वो 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वोशंट ग्रुप में जब आप एलिमेंट का, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंसी क्लासेस है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एलिमेंट जो है जब आप ये ले रहे हैं, ये जब आप कोसेट ले रहे हैं तो इट मीन कि आप ये क्लासेस ले रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो ये जो है, ये जो एलिमेंट का ऑर्डर जो है उसको निकालने का ये तरीका है। ये एक कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम है कि अगर आपके पास n नॉर्मल सब ग्रुप हो देन एवरी सब ग्रुप ऑफ द क्वोशंट ग्रुप G ओवर n इज ऑफ द फॉर्म H ओवर n ऑफ द सम सब ग्रुप H ओवर G। ठीक है, तो ये अगर आपके पास n नॉर्मल सब ग्रुप है तो G ओवर n का हर सब ग्रुप वो किस फॉर्म का होगा, वो H ओवर n का होगा, वेयर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। G ओवर n के सब ग्रुप किस तरह के होंगे, H ओवर n। इट मीन कि अगर आपके पास ओरिजिनल ग्रुप जो है उसके सब ग्रुप मौजूद हैं तो उन्हीं की मदद से G ओवर n के सब ग्रुप निकल आएंगे, क्योंकि G के सब ग्रुप आपने निकाले हुए हैं। तो उसी की मदद से G ओवर n के सब ग्रुप, सिर्फ आपने ये क्वोशंट ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट करना होगा। ऑब्वियसली जो n जो है वो उसका सब ग्रुप हो। इसी तरह से कॉन्वर्सली अगर H सब ग्रुप है G का जो कि n को कंटेन कर रहा है देन H ओवर n इज अ सब ग्रुप ऑफ G ओवर n। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा भी है कि अगर H सब ग्रुप हो G का जो कि n को कंटेन कर रहा हो तो H ओवर n जो है वो G ओवर n का सब ग्रुप होगा। इसी तरह से अगर H ओवर n जो है वो G ओवर n का सब ग्रुप है तो इट मीन कि H जो है वो G का भी सब ग्रुप है। तो ये कॉन्वर्सली भी ये ट्रू होगा। ये एक्सरसाइज है, फर्स्ट 8 एक्सरसाइजेज में आपने ऑर्डर निकालना है इस सब ग्रुप का।
जैसे ये वाली एक्सरसाइज मैंने की है, V6 का ऑर्डर जो है वो 6 है, इस ग्रुप का ऑर्डर 2 है, तो ओवरऑल जो ऑर्डर है वो 2 है। आपने ये ग्रुप भी देखना है, उसमें डिस्टिंक्ट कोसेट कौन से हैं। इसी तरीके से ये जो सेट है इसमें आप देखें, ये जो ग्रुप है Z4 क्रॉस Z12, इसका ऑर्डर 48 है। आप इस ग्रुप को कंस्ट्रक्ट करें कि दिस सब ग्रुप जनरेटेड बाय, ये साइक्लिक सब ग्रुप है जनरेटेड बाय 2, तो ये दिस इज अ साइक्लिक सब ग्रुप इन Z4 एंड दिस इज अ साइक्लिक सब ग्रुप इन Z12। तो Z4 में जो 2 से जनरेट होने वाला साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर 2 है, और जो इसमें साइक्लिक सब ग्रुप Z12 में आप जनरेट करेंगे उसका ऑर्डर 6 है। तो इट मीन के अब इन दोनों की तो ये दो साइक्लिक सब ग्रुप की डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये दिस ग्रुप हैज ऑर्डर 2 एंड दिस ग्रुप हैज ऑर्डर 6, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 12, ठीक। और ये 48 है, तो आपके पास ऑर्डर जो है वो इस ग्रुप का 4 आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट निकाल लें। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनका ऑर्डर निकालने का तरीका अब है कि अगर आपके पास, आप अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं तो असल में आप देख रहे हैं कि 5 लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर 5 एन आपने ढूंढना है, जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप इस ग्रुप में आ गए। तो पहले ये जो ग्रुप है इसके एलिमेंट लिखें। तो इस ग्रुप जो है ग्रुप जनरेटेड बाय 4, इसमें एलिमेंट क्या होंगे 0 4 एंड 8, ठीक है। तो आपने 5 को ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है जो कि जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप इस सब ग्रुप में वो कंटेन करें, तो वो ही इसका ऑर्डर होगा। इसी तरीके से ये बाकी क्वेश्चन है, इसमें भी हर एलिमेंट का आपने ऑर्डर निकालना है। बाकी जो कोई क्वेश्चन होंगे वो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर सकते हैं, और बट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे।